तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोग 11th में इलास्टिसिटी चैप्टर स्टडी कर रहे थे और इलास्टिसिटी में हमने आप लोग को बताया था कि इलास्टिसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने ऊपर अप्लाइड फोर्स का अपोज करती है। मतलब प्रत्याशा किसी चीज का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने ऊपर लगाए गए बल का विरोध करती है। ये प्रत्याशा के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस यानी प्रतिबल के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रेस मतलब प्रतिबल के बारे में। तो स्ट्रेस क्या समझिए, उसके लिए आपको बताते हैं। आपके सामने एक ये इंक है, ठीक है। अगर इस पर हम लोग क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, समझिएगा, इस पर फोर्स यानी बल लगाएं, तो बल लगाएंगे तो ये स्ट्रेस, भाई बल लगाया तो ये क्या, इसका आकार बदल गया। लेकिन जैसे बल लगाना छोड़ देते हैं तो ये क्या होगी, अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाती है। इसका मतलब जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, किस पर बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट के जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आंतरिक अणु जो होते हैं, वो उस बल का क्या करने लगते हैं, अपोज करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस वस्तु के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं, अप्लाइड फोर्स का अपोज करने लगते हैं, लगाए गए बल का विरोध करने लगते हैं कि हमारा आकार ना बदलो। ठीक, तो ये जो फोर्स इंटरनल लग रहा है, इंटरनल जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स और जितने एरिया में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यानी जो बल लग रहा है अंदर से जो बल लग रहा है और जितने क्षेत्रफल में बल लगाया जा रहा है, इन्हीं के रेशियो को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। किसे स्ट्रेस कहते हैं? प्रतिबल। मतलब कि द रेशियो ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल माने अंदर का, रिस्टोरिंग माने जो रिस्टोर कर दे ऑब्जेक्ट। भाई अगर अंदर के अणुओं द्वारा, इंटरनल मॉलिक्यूल्स द्वारा फोर्स ना लगता तो हमने बल लगाया था किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल लगाया था, तो जैसे ही बल लगाया था तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो गया। और अगर इंटरनल फोर्स ना लगे तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को रीगेन कर नहीं पाती है। इसका एक अंदर से फोर्स लगता है जो बाहर वाले फोर्स का अपोज करता है, अंदर से एक फोर्स लगता है जो बाहर वाले फोर्स का अपोज करता है, तो वही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और क्रॉस सेक्शन एरिया के रेशियो को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। किसे स्ट्रेस कहते हैं? द रेशियो ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, द रेशियो ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, applied by the molecules of that object to the cross section area is known as stress। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स द्वारा लगने वाले इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, माने अंदर के, देखिए इसे कह रहे कि अंदर के, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स द्वारा लगने वाले इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और उस ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शन एरिया के रेशियो को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स द्वारा लगने वाला इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और उस ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शन एरिया के रेशियो को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। यानी किसी वस्तु के आंतरिक अणुओं द्वारा, भाई वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो अणु जो है उस बल का पहले विरोध करते हैं कि हाँ, बल के कारण जो रूप और आकार ना बदले। तो किसी वस्तु के अणुओं द्वारा लगने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल, वस्तु के अणुओं द्वारा लगने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल और उस वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जितने क्षेत्रफल में बल लगाया जा रहा है, ठीक, तो किसी वस्तु के अणुओं द्वारा लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल, मतलब जो अणुओं द्वारा उत्पन्न है, ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, तो किसी वस्तु के अणुओं द्वारा उत्पन्न आंतरिक प्रत्यानयन बल और उस वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। यानी वस्तु के अणुओं द्वारा जो आंतरिक प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है, अणुओं द्वारा जो आंतरिक प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है, मतलब उत्पन्न हो रहा है, उस प्रत्यानयन बल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। बेटा इसका
सिंबल तो कोई होता नहीं, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल का कोई भी सिंबल नहीं होता, प्रतिबल का कोई सिंबल नहीं होता, तो प्रतिबल को एफ अपान ए, इंटरनल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मतलब आंतरिक प्रतिक्रिया बल और बटे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल का फार्मूला याद रखना एफ अपान ए, प्रतिबल यानी स्ट्रेस का फार्मूला एफ अपान ए होता है बच्चों। अब स्ट्रेस के बाद हम लोग अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें तो स्ट्रेस की यूनिट, तो स्ट्रेस मतलब प्रतिबल का मात्रक, किसका मात्रक बच्चों, प्रतिबल का मात्रक। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। एफ मतलब बच्चों न्यूटन, एफ का मात्रक यानी यूनिट न्यूटन, तो एफ की यूनिट न्यूटन, ए मतलब एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, प्रतिबल यानी स्ट्रेस का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम लोग स्ट्रेस की डायमेंशन निकालना चाहें यानी डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहें, किसका, प्रतिबल का विमीय सूत्र निकालना चाहें, तो प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होगा, सुनिएगा। अगर देखिए प्रतिबल का विमीय सूत्र निकालना है यानी स्ट्रेस की डायमेंशन निकालनी है, तो क्या करो, फार्मूला यूज करो इसका। देखिए फार्मूला होता है एफ अपान ए, या यूनिट यूज कर लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मतलब फोर्स बल, न्यूटन मतलब फोर्स बल, तो फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन बच्चों mlt माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, और मीटर स्क्वायर मतलब एरिया का स्क्वायर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, सॉरी मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, तो मीटर स्क्वायर यानी L2 हो जाएगा, तो L2 ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस 2 यानी -1, तो ml माइनस 1 t माइनस 2, ये आपको स्ट्रेस की क्या निकल आएगी, स्ट्रेस की डायमेंशन मतलब स्ट्रेस यानी प्रतिबल का विमीय सूत्र निकल आएगा, किसका विमीय सूत्र, प्रतिबल का विमीय सूत्र। अब हम लोग चलते हैं, देखिए जो स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जैसे आपने स्ट्रेन कल पढ़ा था बच्चों, स्ट्रेन जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा था तो आज समझ लीजिए स्ट्रेन क्या बताता, जब किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के शेप और साइज में चेंज होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज होता है तो स्ट्रेन मतलब विकृति उत्पन्न होती है। जब किसी वस्तु के रूप और आकार में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु के रूप और आकार में परिवर्तन होता है तो इस अवस्था में विकृति उत्पन्न होती है, और इसकी 3 कंडीशन बताई थी, सुनिएगा। पहली कंडीशन लीनियर स्ट्रेन, जब लंबाई बदले तो लीनियर स्ट्रेन मतलब अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है। दूसरी वॉल्यूम स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन, मतलब जब किसी वस्तु का आयतन बदले, वॉल्यूम चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो तो आपको क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंट स्ट्रेन बताई थी, शियरिंग या टेंजेंट स्ट्रेन बताई थी, तो वो क्या बताया था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाता है, हमने आपको कल बताया था, जैसे बताया था कि अगर इस पर एक फोर्स अप्लाई करें तो इसका एक सरफेस टेंजेंशियल फोर्स मतलब इसको ऐसे पकड़ खींचा जाए, तो इसको ऐसे जब पकड़ खींचा जाएगा, इसको ऐसे पकड़ खींचा जाए तो ये लेंथ कुछ ऐसे बढ़ जाएगी सीधे, ठीक है, ऐसे लेंथ बढ़ जाएगी। तो जो लेंथ बढ़ रही सिर्फ एक सरफेस की, लेंथ जो है बढ़ रही, लंबाई बढ़ रही सिर्फ एक सरफेस की, पूरे ऑब्जेक्ट की तो बढ़ नहीं रही, तो एक सरफेस की लंबाई में चेंज, इतना चेंज हो रहा बच्चों, ये एक सरफेस की लंबाई में जो चेंज हो रहा है और इस सरफेस की इनिशियल लेंथ के रेशियो को क्या कहते हैं, हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेन कहते हैं, ये लास्ट डे बताया था। तो अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होंगे बच्चों, 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी प्रतिबल जो होते हैं बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिबल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा अभिलंब प्रतिबल, तीसरा स्पर्श रेखीय अपरूपण प्रतिबल। कितने प्रकार के प्रतिबल, 3 प्रकार के प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, स्पर्श रेखीय अपरूपण प्रतिबल। मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस। मतलब 3 प्रकार के स्ट्रेस कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको आप लोग शीयरिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं। अब ये है क्या बच्चों, समझिए। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होते हैं, समझिए।
किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट में लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करनी है, मतलब अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न करनी है, तो जो स्ट्रेस लगाना पड़ेगा उस स्ट्रेस को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। यानी किसी वस्तु की लंबाई भी सीधे कह सकते हैं, किसी वस्तु की लंबाई को परिवर्तित करने के लिए जो प्रतिबल लगाया जाता है उस प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। किसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं? किसी वस्तु की लंबाई को परिवर्तित करने के लिए जो प्रतिबल लगाया जाता है उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। किसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल? लंबाई को बदलने के लिए, लेंथ को चेंज करने के लिए जो स्ट्रेस लगाया जाता है, प्रतिबल लगाया जाता है, उस प्रतिबल को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु के आयतन मतलब वॉल्यूम के चेंज करने के लिए, किसी वस्तु के आयतन मतलब वॉल्यूम को चेंज करने के लिए जो स्ट्रेस लगाया जाता है उस स्ट्रेस को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और एक सरफेस की लेंथ को चेंज करने के लिए, एक सरफेस की लेंथ मतलब एक पृष्ठ की लंबाई को बदलने के लिए जो प्रतिबल लगाया जाता है उस प्रतिबल को हम लोग स्पर्शरेखीय या अपरूपण प्रतिबल मतलब टेंजेंशियल या सीलिंग स्ट्रेन कहते हैं। एक सरफेस की लेंथ को चेंज करने के लिए, किसको? एक सरफेस की लेंथ को चेंज करने के लिए, एक सरफेस की लेंथ को चेंज करने के लिए जो स्ट्रेस लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंशियल और सीलिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब बात आती है हुक्स लॉ। देखिए हुक्स लॉ क्या बच्चों समझिएगा, हुक्स लॉ क्या बहुत इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ कि एट द लो स्ट्रेन मतलब लघु विकृत की सीमा। लघु विकृत कहने का मतलब जब शेप और साइज में चेंज बहुत कम हो, आकार और रूप में परिवर्तन बहुत कम हो, तो लो स्ट्रेन की कंडीशन पर, कौन सी कंडीशन पर? लो स्ट्रेन मतलब लघु विकृत की सीमा, विकृत की सीमा जो होगी लघु होगी, तो लघु विकृत की सीमा में प्रतिबल सदैव विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिबल सदैव विकृत के अनुक्रमानुपाती। मतलब समझिएगा, जैसे एक हमारे सामने ये हमने इलास्टिक क्लॉथ लिया है, अगर इस पर हम लोग कम स्ट्रेस लगाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे, तो इसका शेप और साइज भी कम चेंज होगा, मतलब स्ट्रेन भी कम होगी। ज्यादा फोर्स लगा दें, ज्यादा स्ट्रेस लगा दें, तो शेप और साइज भी ज्यादा चेंज होगा। कहने का जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना शेप और साइज भी ज्यादा चेंज होगा, मतलब स्ट्रेन भी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हुक्स लॉ क्या है कि स्ट्रेस एट द लो स्ट्रेन, स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। ठीक, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाया गया तो आपको E एक कांस्टेंट आया। E एक कांस्टेंट है जिसको इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कांस्टेंट। तो हुक्स लॉ क्या? स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा अगर हमको लेंथ है जैसे चेंज करना तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितनी ज्यादा शेप में चेंज करना, जितना ज्यादा शेप में चेंज करना उतना ही ज्यादा फोर्स यानी स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। यानी उसका नियम क्या रहेगा कि लघु विकृत की सीमा में प्रतिबल सदैव विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिबल सदैव विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे उतनी ज्यादा विकृति मतलब लंबाई में परिवर्तन यानी आकार में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। यानी प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, प्रतिबल इक्वल E इंटू विकृति। E एक नियतांक है जिसको प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब बात आती है समझिएगा, प्रत्यास्थता गुणांक यानी इलास्टिसिटी कांस्टेंट है क्या? भाई E एक कांस्टेंट है, इसको इलास्टिसिटी कांस्टेंट मतलब प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी प्रत्यास्थता गुणांक की? समझिए, इलास्टिसिटी कांस्टेंट को डिफाइन करना मतलब प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहां से E की वैल्यू निकालो, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या ये कहें प्रत्यास्थता E का मान निकालो तो E इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो परिभाषा क्या बनेगी डिफिनेशन कि लघु विकृत की सीमा में मतलब आकार परिवर्तन कम हो, लघु विकृत की सीमा में स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहते हैं। किसकी सीमा में? लघु विकृत की सीमा में। किसकी सीमा में? लघु विकृत की सीमा में स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहते हैं। एट द लो स्ट्रेन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिसिटी कांस्टेंट। मतलब लघु विकृत की सीमा में प्रतिबल और विकृत के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, प्रतिबल और विकृत के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं।
तो ये आपको प्रत्यास्थता गुणांक हो गया। यूनिट निकाली जाए तो प्रतिबल यानी स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन विकृत की कोई यूनिट होती नहीं, स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिर्फ यूनिट निकल आएगी। तो कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने इलास्टिसिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। इलास्टिसिटी कांस्टेंट के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है सुनिए। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो है बच्चों 3 टाइप की होती है। यानी प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक। कौन कौन से? पहला बेटा यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीसरा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, यानी प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, यंग, आयतन, दृढ़ता। यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब बात आती है कि है क्या, समझिएगा। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है कि लो स्ट्रेन की कंडीशन पर, कौन सी कंडीशन पर? लो स्ट्रेन, मतलब जब शेप और साइज में चेंज बहुत कम हो। लो स्ट्रेन की कंडीशन पर, किसकी कंडीशन पर? लो स्ट्रेन की कंडीशन पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, याद है ना, अभी पढ़ाया था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लो स्ट्रेन की कंडीशन पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन, आप चाहे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी लिख सकते हैं बच्चों। तो लो स्ट्रेन की कंडीशन पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी लघु विकृत की सीमा में, लघु विकृत की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। वाई से प्रदर्शित करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। किसकी सीमा में? लघु विकृत की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। At the low strain, the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain, longitudinal strain की जगह linear strain भी ले सकते हैं, is known as young modulus of elasticity। अब देखिए y से डिनोट करते हैं, y इज करो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फार्मूला होगा F अपॉन A। प्रतिबल यानी स्ट्रेस का भी फार्मूला होता है F अपॉन A। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, अब यहां से देखिए ये L ऊपर जाएगा तो A के साथ ये हो जाएगा, तो F L अपॉन A डेल्टा L, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये वाई का फार्मूला निकला। अब एफ मतलब फोर्स बल, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी, फोर्स इज इक्वल टू एम जी। ए मतलब एरिया, एरिया क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है वो एक लेंथ वाले वायर्स में, वायर्स मतलब तारों में उत्पन्न होते हैं। ये जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो तार वगैरह में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ए मतलब एरिया, तार कैसा होता है? जनरली बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, तो एफ की जगह एम जी, ए की जगह पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर और डेल्टा एल। ठीक, तो ये प्रत्यास्थता गुणांक यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया ये। अब आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन के रेशियो को बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। किसके किसके रेशियो को? नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन के रेशियो को बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। किसके किसके? अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृत के अनुपात को, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृत के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब इसके फार्मूले की ओर बात करते हैं, समझिए। देखिए बल्क मॉडुलस यानी आयतन प्रतिबल जो होता है वो उत्पन्न किस में होता है? यानी लिक्विड में होता है। यानी आयतन विकृति मतलब जो वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम किसका चेंज होता है? वॉल्यूम जो है लिक्विड्स का चेंज होता है। आयतन जो है वो द्रवों का चेंज होता है, और द्रवों में जो फोर्स अप्लाई होता है और एरिया के रेशियो को हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर, लेकिन फोर्स जो इंटरनल मॉलिक्यूल, तो प्रेशर के अपोजिट। फिर समझिए, आयतन जो चेंज होता है
यानी वॉल्यूम जो चेंज होता है वो लिक्विड्स का होता है। किसका होता है? लिक्विड्स मतलब द्रवों का होता है। और द्रवों में जो फोर्स और एरिया का रेशियो है उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड प्रेशर कहते हैं। लिक्विड्स में जो प्रेशर, फोर्स और एरिया का रेशियो होता है उसको लिक्विड प्रेशर कहते हैं। लेकिन लिक्विड प्रेशर बाहर से लगता है, लिक्विड प्रेशर बाहर से लगता है, द्रव दाब बाहर से लगता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस जो होता है वो अंदर से लगता है। स्ट्रेस जो है वो अंदर से लगता है, इंटरनल से लगता है, पार्टिकल से लगता है। नहीं समझे? जो द्रव दाब होता है लिक्विड प्रेशर बाहर से लगता है और यहाँ पर स्ट्रेस जो होता है वो अंदर से प्रोड्यूस होता है। तो इसी कारण से प्रेशर, लिक्विड प्रेशर का माइनस लगा दिया। ठीक है। अब आयतन विकृति मतलब नॉर्मल स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी, वी ऊपर चला जाएगा तो माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। ये आपको क्या आ जाएगा? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को, ठीक, यंग मॉडल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं, दृढ़ता गुणांक। तो देखिए तीन स्ट्रेस थे, तीन स्ट्रेन, तीन स्ट्रेस बताए गए थे, तीन स्ट्रेन। अगर पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, पहला मॉडुलस कांस्टेंट, दूसरे स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, दूसरा मॉडुलस, और तीसरे स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो मतलब शीयरिंग स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन, शीयरिंग स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। मतलब अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृत के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। किसकी सीमा में? लघु विकृत की सीमा में अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृत के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। एट द लो स्ट्रेन द रेशियो ऑफ शीयरिंग स्ट्रेस टू द शीयरिंग स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ शीयरिंग स्ट्रेस टू द शीयरिंग स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब शीयरिंग स्ट्रेस F/A ले सकते हैं। यहाँ पर पी क्यों लिखा गया था? क्योंकि ये जो यहाँ पर प्रेशर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा वो प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्ट होगा, इस कारण से। तो यहाँ पर F/A और जो शीयरिंग स्ट्रेस को थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये भी डेल्टा L/L ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर A इसके साथ आ जाए तो F/A थीटा। ठीक, ये आपको क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सभी जितने भी इलास्टिसिटी कांस्टेंट है सबकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, सभी की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं और सभी की डायमेंशन mn-1t-2 होती है। तो ये आपको इलास्टिसिटी कांस्टेंट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गई। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं।